तो बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों आज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें हम आज करने वाले हैं टॉपिक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पूरा 15 मार्क्स का चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके मार्क्स कितने अच्छे स्कोर होते हैं काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा इस टॉपिक के ऊपर कि आप इस टॉपिक के क्वेश्चन कितने सही कर पाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर अवेलेबल है जो कि प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स को डेडिकेटेड है। जो और बुक्स से अगर आप कंपेयर करोगे तो और बुक्स के अंदर आपको आउट ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी मिलेंगे। आपको उसमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, मतलब इस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन अगर आप जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उससे आप प्रिपरेशन करेंगे और सैंपल पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं होगा जो आपने पहले किया ना हो। तो हर वैरायटी के क्वेश्चन इसके अंदर अवेलेबल है, चाहे आप इसकी सॉफ्ट कॉपी परचेज करें चाहे हार्ड कॉपी परचेज करें, जैसे आप पढ़ने में कंफर्टेबल हैं वैसे आप परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चंस पे अगर चलें फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, सबसे पहले हम चलते हैं 2022 में कि क्या क्या वहाँ पर क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वहाँ कर कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। परपेचुटी का क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ रुपीज 18,000। 18,000 की परपेचुटी है, परपेचुटी को हम डिनोट करते हैं आर से। 18,000 हो गया। पेबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ, यानी जो इंटरेस्ट है इसमें हर 6 महीने बाद काउंट हो रहा है। इफ द मनी इज वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो आई अगर हम 8% ले रहे हैं पर एनम है ये, लेकिन क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है तो आप इसको हाफ कर देंगे तो 8/2 यानी 4% हाफ ईयरली। तो इसके हिसाब से अगर आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं तो अब यहां पर आपको ये देखना है कि जो एन्युटी ये परपेचुटी है टाइप 1 है या टाइप 2 है, पेमेंट एट द एंड हो रही है या इन द बिगिनिंग हो रही है। तो अगर हम यहां पर देखें पेमेंट यहां पर लिखा है पेबल एट द एंड, मतलब ये टाइप 1 परपेचुटी है, इसका फार्मूला रहता है R/I। तो R की वैल्यू आपके पास 18,000 है, I 8% है, वो 8 नहीं सॉरी 4% है, तो 4% परसेंट का 100 आप नीचे लिख लो या सीधा इसको आप ऊपर लिख दो। तो ये बन जाएगा ऐसे 18,000 इंटू में 100 अपॉन में 4। 4 से आप इसको काटो, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा आपके पास 4,50,000। यानी इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है ये बनेगी 4,50,000। उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पे चलते हैं तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द इफेक्टिव रेट विच इज इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। अब यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में होता तो मैं आंसर आपको इसका बताऊं तो आंसर है इसका 10.47। कुछ कैलकुलेट नहीं करना, अगर एमसीक्यू में होगा, सब्जेक्टिव है तो हम यहाँ पूरा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आप चेक करेंगे आंसर भी हमारा ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला होता है 1 प्लस में R/100 P रेज टू पावर P -1। तो 1 प्लस R आपको कितना दिया, नॉमिनल रेट आपको दिया 10% और कंपाउंडेड मंथली हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 12, पावर भी आएगी 12 -1। ठीक है, इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं तो ये बना 1 प्लस 1/120 रेज टू पावर 12 -1। अगर आप इसको 1 को 120 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.00833। ज़्यादा कुछ यहाँ पर आपको पंगे में पड़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, कि डिवाइड करने पर क्या आएगा, देखो चेक भी कर लेते हैं कि डिवाइड करने पर हमारा ये आ भी रहा है, ये हम ऐसे ही तुक्का बेली कर रहे हैं। ठीक है, 1 को हमने डिवाइड करा कितने से, 120 से, तो आ रहा है 0.00833। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, हमने कहाँ से लिखा, हमने यहाँ से लिखा। ये डेसिमल के बाद जो दिया होगा आपको ना, ये इसकी वैल्यू ही होगी। जब इसको आप 1 के साथ ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1.00833 और इसकी पावर 12 है। इसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है 1.1047 -1। 1 में से आप इसको माइनस करेंगे तो 0.1047। अब इसको अगर आप परसेंटेज में निकालते हैं तो 2 प्लेस डेसिमल इधर आप शिफ्ट कर देंगे, यानी 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10.47%। यही आंसर हमने यहाँ पर लिखा था। तो अगर एमसीक्यू में आता है तो आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर देना है अपना, 1 नंबर आपका पक्का। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। कहता है अभय बॉट ए मोबाइल फोन फॉर ₹30,000।
अभय जी ने मोबाइल फ़ोन खरीद लिया 30,000 रुपये का। द मोबाइल फ़ोन इज एस्टिमेट टू हैव ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹3,000। अब उस मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रैप वैल्यू थी वो 3,000 रुपये थी। आफ्टर ए स्पैन ऑफ 3 years, यूजिंग द लीनियर डेप्रिसिएशन मेथड फाइंड द बुक वैल्यू ऑफ द मोबाइल फ़ोन एट द एंड ऑफ 2 year। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालो आप पहले। डेप्रिसिएशन का फार्मूला C-S/N। तो ओरिजिनल कॉस्ट थी मोबाइल फ़ोन की 30,000, स्क्रैप वैल्यू 3 साल के बाद 3,000 रुपये रह रही है। टाइम कितने साल यूज़ किया फ़ोन हमने? 3 साल यूज़ किया। तो 30,000 में से 3,000 माइनस करेंगे, 27,000 डिवाइडेड बाय 3, यानी हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया 9,000 का। अब कहता है कि भाई आपको बुक वैल्यू बतानी है मोबाइल फ़ोन की एट द एंड ऑफ 2 year, यानी 2 साल अगर आपने फ़ोन यूज़ किया होता तो उसकी बुक वैल्यू क्या थी। तो बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 year। तो यहां पर आपका जो फार्मूला बनेगा, जो वैल्यू बनेगी, ओरिजिनल कॉस्ट थी 30,000, 1 साल के अंदर डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है? 9,000 का डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, और यूनिट भी जरूर लगानी है आपको, ध्यान रखना एग्जाम में। 9,000 का डेप्रिसिएशन हो रहा है, 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 9,000 इंटू में 2, मतलब 18,000 का डेप्रिसिएशन हुआ। तो टोटल मिलाकर वैल्यू बन गई आपकी 12,000, यानी 2 साल बाद उस मोबाइल फ़ोन की कीमत जो आपने 30,000 में ख़रीदा था उसकी कीमत रहेगी महज 12,000। ठीक है, तो ज़्यादा सोच समझ के मोबाइल ख़रीदना, ज़्यादा महंगा ख़रीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा फ़ोन हो, अच्छा खासा हो, काम चल जाए आपका, और बहुत ज़्यादा कीमत भी ना हो। जब अपने पैसों से कमाने लगोगे फिर खरीदना जो भी खरीदना है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन में कहता है कि मधु एक्सचेंज हर ओल्ड कार वैल्यूड एट ₹1,50,000। मधु ने अपनी जो ओल्ड कार थी, पुरानी कार थी, उसको एक्सचेंज किया जिसकी कीमत लगाई गई 1,50,000 विद ए न्यू वन प्राइस एट ₹6,50,000, और जो नई कार थी उसकी कीमत थी 6,50,000। तो इसका मतलब है जो कार की जो उसे वैल्यू देनी है वो कितनी हो जाएगी? 6,50,000 में से 1,50,000 माइनस कर दो। ठीक है, तो अमाउंट हैज़ टू गिवन 6,50,000 में से 1,50,000 आप माइनस कर देंगे, तो 5 लाख रुपए अभी मधु को पे करने हैं अगर उसे कार खरीदनी है तो। अब मधु क्या करती है? शी पेड ₹X एज डाउन पेमेंट। उसने डाउन पेमेंट कुछ पैसा दे दिया, एंड द बैलेंस इन 20 मंथली इक्वल EMI ऑफ ₹21,000 ईच। अब उसने क्या करा कि 20 उसने मंथली EMI बना ली, और EMI की जो वैल्यू है वो कितनी है? 21,000। ठीक है, और नंबर ऑफ EMI कितनी है? 20 EMI। ठीक है, ये 20 है, तो 20 EMI है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर टू हर 9% पर एनम। जो इंटरेस्ट है उस पर वो है 9% पर एनम का, लेकिन हमें तो यहाँ पर मंथली निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि EMI तो मंथली काउंट होगी। तो EMI मंथली अगर हम काउंट करेंगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 9/12 से। ये पर एनम है, और मंथली कितना आएगा? 9/12। अब 9 को 12 से हम डिवाइड करेंगे तो फिर आपको डिवाइड के पंगे में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर दे रखा है डेसिमल के बाद 0075, तो जी ये परसेंट भी था। ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना? थोड़ा सा मेसी सा हो गया ये, तो ये बन गया आपके पास, ये परसेंटेज है, तो ये बनेगा 0.0075। ठीक है, ये हमारे पास बन गया इसका इंटरेस्ट। अब यहाँ पर जो उसने लोन लिया था, पहले वो निकाल लेते हैं, ये डाउन पेमेंट हम बाद में निकालेंगे। तो लोन उसने लिया था, तो इसके लिए EMI का फार्मूला लगाएंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस वाला लगाएंगे। उसमें क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू I इंटू 1 प्लस, अब यहाँ पर देखो पावर आपकी माइनस में दी है तो माइनस वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो ये वाला नहीं लगाना। तो उस वाले फार्मूले में क्या होता है? ऊपर P इंटू I रहता है, नीचे 1 माइनस 1 प्लस I की पावर -n। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पावर माइनस वाला है या फिर पावर यहाँ पर प्लस दी है, उसी हिसाब से आप फार्मूला अपना लगाना। अब EMI 21,000 है, प्रिंसिपल आपको निकालना है जो लोन लिया हमने। I कितना हो गया? 0.0075 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 0.0075 की पावर -20।
तो यहाँ पर हो गया 21,000, 0.0075, 1 माइनस, अब यहाँ पर देखो इसकी जो वैल्यू है 1.0075 की वैल्यू आपको ये दे रखी है और आपको यही वैल्यू अभी यूज़ करनी है। एग्जाम में अगर 8 डिजिट में दी है तो 8 डिजिट में ही यूज़ करो, बाद में जाके इसको आप राउंड ऑफ कर देना, लेकिन पहले यही यूज़ करना। कहीं स्टार्टिंग से ही आप राउंड ऑफ मत कर देना, क्योंकि फिर वैल्यू देने का कोई पर्पस ही नहीं बचा ना। अब 1 में से आप इसको माइनस करेंगे 21,000, और 1 में से इसको माइनस करके हम इधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 8 9 माइनस 9, और फिर 9 माइनस 8 9 माइनस 1 9 माइनस 1 9 माइनस 6 9 माइनस 8, और यहाँ रह जाएगा 0। ठीक है, और ये जो 0.0075 है ये इधर आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से अब आप इसको बेशक थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लो, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद आपके पास 4 डिजिट है और 8 डिजिट है, इसको 4 में कन्वर्ट कर लो। तो इसको आप 4 में कन्वर्ट करोगे तो 0.1388 ही रहेगा। यहाँ से 0.0075 है, तो दोनों के जो डेसिमल है ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, आप इसको 5 से काटते हो 75 को तो 15 आ जाएगा, और 5 से हम इसको काटते हैं तो आ जाएगा 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 4200। फिर आप काटो 5 से दोबारा, 5 दिए 15, और ये हो जाएगा 5 अठे 40, 5 चौक 20, 3 से भी कट जाएगा ये, तो ये कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 अठे 24, ठीक है 280। तो यहाँ पर 280 है, यहाँ पर 280 है, और इधर 1388 है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यू बनेगी, कितनी बन रही है इसकी भाई वैल्यू, ये आ रही है 388,920, 388,920। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी आपकी, इसमें मल्टीप्लाई में 8,864, थोड़ा सा मल्टीप्लाई में हमने राउंड ऑफ कर दिया है ना, तो राउंड ऑफ करने की वजह से मल्टीप्लाई में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1388 इंटू 280, तो 388,640, तो 388,640 आएगा यहाँ पर। अब ये जो था आपके पास 388 यानी 3,88,640, ये हुआ आपका यहाँ पर जो आपने लोन लिया था। अब हमें तो निकालनी है डाउन पेमेंट, तो डाउन पेमेंट कितनी होगी, तो जितना आपने लोन लिया था, आपने लोन लिया था 3,88,640, जो वैल्यू आपको देनी थी वो थी 5 लाख, तो 5 लाख में से इसको आप कर देंगे माइनस, तो माइनस करके आया आपके पास 10 में से 4 6, 9 में से 6 3, 9 में से 8, 9 में से 8, 4 में से 3, यानी 1,11,360 रुपीज़। अब यहाँ पर अगर आप ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ कट गई थी, तो इसमें बेटर ऑप्शन तो ये रहता कि यहाँ पर जो आपके पास 8 डिजिट थी वो 8 डिजिट की 8 ही यूज़ कर लो। ठीक है, अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो आंसर में थोड़ा सा ध्यान रखना कि थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। तो अगर पॉसिबिलिटी है कि वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, तो आप वही वैल्यू लेके चलना, और अगर वहाँ पर सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है तो भी आप वैल्यू वही लेके चलोगे तो ज़्यादा आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पर राउंड ऑफ किया तो थोड़ा सा आंसर में फ़र्क आ रहा है, ठीक, तो ये फ़र्क आ सकता है अगर आप राउंड ऑफ वैल्यू करोगे तो, और लेकिन आप अगर ऐसे करोगे तो भी ये ठीक है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, इसके नंबर कटेंगे, लेकिन फिर भी आप कोशिश ये करना है कि जितना एक्यूरेट आप निकाल सकते हैं उतना एक्यूरेट आप जाने की कोशिश करें। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, कहता है कैलकुलेट द EMI अंडर फ्लैट रेट सिस्टम फॉर ए लोन ऑफ ₹5 लाख विद 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉर 5 ईयर। तो जब हम फ्लैट रेट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप क्या काम करोगे, उसका इंटरेस्ट निकाल लो,
क्योंकि जब फ्लैट रेट में हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो उसमें आपको सीधा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज करना पड़ता है, पीआरटी वाला, ठीक है, पीआरटी अपॉन में 100 वाला। तो इसमें आपके पास जो लोन अमाउंट है वो है 5 लाख, आर 10% है, टाइम 5 ईयर है। तो यहां से ये जीरोस कैंसिल कर देंगे, 5 5 25, 1 2 3 4, 2,50,000 का आपका इंटरेस्ट बना। अब जब हम ईएमआई निकालेंगे तो ईएमआई के अंदर जो आपने लोन लिया था वो प्लस जो आपने इंटरेस्ट देना है वो, और डिवाइडेड बाय नीचे नंबर ऑफ मंथ्स होंगे, ये चीज ध्यान रखना। अक्सर बहुत से बच्चे यहां गड़बड़ कर देते हैं। जो आपने लोन लिया था वो था 5 लाख, 2,50,000 का आपको इंटरेस्ट देना है, और जो नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास 5 साल है, लेकिन आपको नंबर ऑफ ईएमआई लिखनी है, यानी नंबर ऑफ मंथ्स लिखने हैं, क्योंकि ईएमआई आपको मंथली देनी होती है। तो यहाँ 5 लिख के करोगे तो गलत आएगा। यहाँ पर आपको करना है 5 × 12 यानी 60 मंथ्स। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स ही लिखने हैं। यहाँ पर जब आप इंटरेस्ट निकालते हो तो आप नंबर ऑफ ईयर लिखते हो, क्योंकि इस फार्मूले में आपको नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब आप निकालोगे तो यहाँ नंबर ऑफ मंथ्स आपको लिखने हैं। तो ये बन जाएगा 7,50,000 डिवाइडेड बाय 60, ये कैंसिल करो, 6 से इसको काट लो, 12 6 72, 3 बचेंगे, 6 पंजे 30। तो 12,500 की आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी अगर आपको ये वाला लोन जो है पूरा पूरा इसका हिसाब किताब करना है तो। ठीक है, नहीं करना है तो फिर आपकी मर्जी है, निबटते रहना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है। कहता है कि मशीन कॉस्टिंग ₹2 लाख हैज इफेक्टिव लाइफ ऑफ 7 years and its scrap value is ₹30,000. What amount should the company put into a sinking fund earning 5% per annum so that it can replace the machine after its useful life? Assume that a new machine will cost ₹3 lakh after 7 years. हमने अभी 2 लाख की मशीन खरीदी हुई है और 2 लाख की मशीन को हमें रिप्लेस करना है 7 साल बाद, यानी टाइम आपके पास 7 साल का है जब तक आप इस मशीन को यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें जो आप सिंकिंग फंड के अंदर जो पैसा डालेंगे उस मशीन को खरीदने के लिए वो आपको दे रखा है 5%। तो 5% का मतलब 0.05 पर एनम है, तो उसमें कोई आपको चेंज करना नहीं है। अब यहां पर जो मशीन हमें खरीदनी है, अभी तो हमने 2 लाख की मशीन खरीद ली, ठीक है, सस्ता चल रहा है, लेकिन जब आप 7 साल बाद मशीन खरीदने की सोच रहे हो तो कह रहा है कि जो मशीन की कीमत है वो 3 लाख तक होगी। तो यानी जो आपको अमाउंट एक्यूमुलेट करना है, जो अमाउंट आपको इकट्ठा करना है वो 3 लाख रुपए इकट्ठा करना है। अब इसमें से भी आपको थोड़ा बेनिफिट क्या मिल रहा है, जो मशीन आपके पास एग्जिस्टिंग है उसकी स्क्रैप वैल्यू तो आपके पास है ही ना, वो मशीन आपके पास है। जब उस मशीन को आप 7 साल बाद बेचोगे तो कह रहा है कि उसकी स्क्रैप वैल्यू आपको 30,000 मिलेगी। मतलब ये 3 लाख में से 30,000 ऑलरेडी आपके पास इकट्ठा है, वो नहीं करना है, तो आप इसमें से इसको माइनस कर दो। तो आपको टोटल मिलाकर 2,70,000 के लिए एक सिंकिंग फंड बनाना है। टाइम 7 साल का है, इंटरेस्ट 5% है। तो अमाउंट जो फार्मूला होता है सिंकिंग फंड का, A में R 1 + i⁻n - 1 डिवाइडेड बाय i। हमें निकालना यहाँ पर R है, तो आप या तो यही वैल्यू पुट कर लो या आप R की वैल्यू ऐसे निकाल के A × i, नीचे आ जाएगा 1 + i⁻n - 1। अब A आपके पास कितना है 2,70,000, इंटरेस्ट कितना है 0.05 डिवाइडेड बाय 1 + 0.05 की पावर n, n कितना है आपके पास 7 साल -1। 5 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 35, 5 दूनी 10 और 3 13। उसके बाद यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, 2 जीरो आप छोड़ देना, ये बन गया। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.407 -1। तो 13,500 को डिवाइड करना है आपको 0.407 से, इसके डेसिमल आप हटाकर 1000 यहाँ ले लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको 407 से इसको डिवाइड करना है। तो ये वैल्यू बन रही है आपके पास 33,169.53। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर यहाँ पर बहुत लंबी कैलकुलेशन है, क्या यहीं पर ही छोड़ दें अपना आंसर, क्या यहीं पर ही अपना आंसर छोड़ दे? भैया मत छोड़ना यार, क्यों आधे नंबर के लिए क्यों अपना वो क्वेश्चन खराब कर रहे हो कम से कम। अब किसी टीचर का मूड आया तो वैसे आधा नंबर कटना चाहिए, किसी टीचर का मूड आया तो उसने 1 नंबर उड़ा दिया तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उड़ा भी सकता है वो।
तो इसलिए कोशिश करो भाई, आपको देखो इस पूरे क्वेश्चन में, सिंकिंग फंड वाले क्वेश्चन में या ईएमआई वाले क्वेश्चन में जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, बस आपको सारी बस वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर या 4 नंबर दे के जाता है तो उसको डिवाइड करने में मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई उसमें दिक्कत होनी चाहिए। इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा, 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकाल दो। तो कोशिश करो कि आप इसको ज़रूर पूरा करो। हाँ, अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, टाइम पेपर ही पूरा नहीं हो पा रहा तो अलग बात है। तो इसलिए स्पीड आपको स्टार्टिंग से बना के रखनी है और पेपर आपका पूरा करना ही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि स्टार्टअप कंपनी invested rupees 3 lakh in share for 5 years. The value of the investment was rupees 3,50,000 at the end of second year, rupees 3,80,000 at the end of third year, and on maturity, the final value stood at rupees 4,50,000. तो calculate the compound annual growth rate on the investment. तो अब यहाँ पर जब आप CAGR निकालते हैं तो CAGR बीच में जो चीज़ें हैं उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, सब छोड़ दो कि ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, इतना हो गया, सीधी प्रेजेंट वैल्यू देखो, फ्यूचर वैल्यू देखो बस। तो हमने लगाया था पैसा 3 लाख, ठीक है, और जो फ्यूचर वैल्यू बन गई आपकी ये हो गई 4,50,000। टाइम देख लो कि टाइम कितना लगा, तो उसमें वो स्टार्टिंग में उसने बता ही रखा है 5 साल, नहीं है तो आप देख लो कितनी बार आपका पैसा जो है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो एन यहाँ पर हो गया आपका 5 साल। तो अब आपको CAGR का फार्मूला यूज करना है। अगर ये क्वेश्चन भी आपको MCQ में दिया हुआ हो तो इसका भी आंसर डायरेक्टली आप ले सकते हो 8.4। ठीक है, कैसे देखो यहाँ पर CAGR का फार्मूला जो होता है उसमें यहाँ पर होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n-1। तो फ्यूचर वैल्यू आपके पास 4,50,000 है, यहाँ पर ये 3 लाख है, पावर इसकी 1/5 -1, ये 4 जीरो कैंसिल करो, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 3/2 को आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1.5 और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.084 -1, माइनस करेंगे तो 0.084 और इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो आ जाएगा 8.4%। तो MCQ में अगर आएगा तो सीधा यहाँ पर देखो, डेसिमल को 2 प्लेस उधर लेके जाओ और 1 को, ये स्टार्टिंग वाला जो 1 है इसको छोड़ देना क्योंकि ये माइनस हो जाता है, और आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8.4%। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि अब हम आ गए 2022 के कंपार्टमेंट पे, हम पहुंच गए हैं, 2022 के हमने पूरे कर लिए। नेक्स्ट में कहता है कि मैन वांट्स टू डिपॉजिट ए लम सम अमाउंट सो दैट एन एनुअल स्कॉलरशिप ऑफ ₹3,000 इज पेड। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% per annum. Calculate the lump sum amount required if the scholarship is to start in the beginning and continued forever. अब इसमें जो वर्ड है ना वो वर्ड यहाँ पर नहीं दिया हुआ है जो ये हमें निकालना है, यहाँ पर जो हमें फार्मूला यूज करना है। तो आप ये देखो कि भाई जो ये स्कॉलरशिप है ना इसके लिए उसने स्टार्ट तो कर दिया है और कह रहा है कंटिन्यू फॉरएवर। तो जब फॉरएवर तक चलती है तो उसको हम बोलते हैं परपेचुटी। तो परपेचुटी में कह रहा है कि हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट मीन्स आपको प्रेजेंट वैल्यू वो पूछ रहा है जिससे आप 3,000 की स्कॉलरशिप दे सको। हर बार आपको 3,000 देना है, दैट मीन्स ये परपेचुटी है, तो ₹3,000 और इंटरेस्ट है यहाँ पर 5% पर एनम है, तो कोई चेंज नहीं करना। द लम सम अमाउंट, बस आगे तो सारी चीज़ें बस वही हैं। अब ये देख लो पेमेंट कब करनी है, एट द एंड या इन द बिगनिंग। पेमेंट 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 कह रहा है कि स्कॉलरशिप इज टू स्टार्ट इन द बिगनिंग, तो इसके अंदर जो फार्मूला आएगा P = R + R/I वाला आएगा। तो P आपको निकालना है, R आपको दे रखा है 3,000 + 3,000 डिवाइडेड बाय 0.05, इसका डेसिमल हटाओ, ऊपर 100 ले जाओ, 5 से आप इसको काट दो, तो 3,000 तो ये हो गया प्लस 60,000 ये आ गया, यानी आपको जो परपेचुटी है, जो प्रेजेंट वैल्यू है वो करनी है आपको 63,000। आपको 63,000 डिपॉजिट करना है ताकि आपको आप इतनी इस जो स्कॉलरशिप है 3,000 की वो आप हमेशा के लिए दे सको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहता है कि मैन बोरोज ₹3 लाख एट एन इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रोमिसेस टू पे ऑफ द डेप्ट इन 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर अब वर्ड ध्यान रखना कि आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है, ठीक है, आपको मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं निकालनी है। यहाँ पर प्रॉपर ये EMI का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है।
तो जब एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी होगी आप बिल्कुल ईएमआई वाले क्वेश्चन की तरह करो, लेकिन वहाँ पर जब हम मंथ नंबर ऑफ मंथ्स निकालते हैं वो यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने पैसे जो लिए थे यहाँ पर, ठीक है, पैसे जो लिए थे वो थे 3 लाख। तो ये तो हो गया आपके पास पी। इंटरेस्ट रेट है आपके पास 6% पर एनम है, ठीक है, यानी ये 0.06 हो जाएगा। और 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट है, एन की वैल्यू हो जाएगी 20। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको इसके मिलते हैं इंस्टॉलमेंट के, वो मंथली इंस्टॉलमेंट के मिलते हैं, लेकिन वर्ड्स पर ध्यान रखना, सिर्फ ये मत देखना कि इंस्टॉलमेंट है तो सीधा ईएमआई लिख कर फार्मूला लगा दो। फार्मूला ईएमआई का लगाना है, लेकिन उसमें आपको क्या करना होता है, इस एन को नंबर ऑफ मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। इंटरेस्ट भी आपको नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से, यानी एक साल के अंदर 12 से मतलब डिवाइड करोगे तो आपका मंथली इंटरेस्ट निकलता है। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा फार्मूला लगाओ। अब ईएमआई भी मत लिखो यहाँ पर, ठीक है, ईएमआई भी मत लिखो यहाँ पर, आप लिखो बस एनुअल इंस्टॉलमेंट। फार्मूला आप उसका ही लगाओगे पूरा, P इंटू आई, ठीक है। पावर में यहाँ पर देखो नेगेटिव है तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन। तो कितना लोन था, 3 लाख का लोन था। इंटरेस्ट है 0.06 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 0.06 की पावर है -20। अगर आप कहीं गलती कर रहे होगे तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो कि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी जो आपने जो निकाला ये एन और आई, इससे ये मैच करनी चाहिए। अगर कहीं गलती भी कर रहे होगे तो इससे आपको पता चल भी जाएगा। तो 6 3 18, 1 2 3 0 आ जाएंगी, नीचे आ जाएगा 1 माइनस, इसकी वैल्यू आपके पास है 0.312। तो 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 3। अब ये 0.688 से इसको जितना छोटा कर सकते हो काट पीट करके उतना छोटा करना, और छोटा करने के बाद जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 26162.80। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में कहता है द रेवेन्यू ऑफ ए कंपनी ओवर ए पीरियड आर गिवन एज फॉलोज। ये आपको रेवेन्यू दे रखा है कि 2015 में स्टार्ट किया 100 रुपीज़ से, ये 100,000 में है, ठीक है, 100,000 है, ये मतलब 1 लाख हो गया, और 2018 में वो इतना हो गया। तो अब ये पूछता है आपसे CAGR। तो CAGR के लिए फिर आपको बीच का कुछ नहीं देखना, आपको सीधा फ्यूचर वैल्यू पे जाना है, क्योंकि फार्मूला होता है हमारे पास फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n-1। और ध्यान रखना कि क्वेश्चन जब आप एग्जाम में करते हो तो हर क्वेश्चन में आपको फार्मूला ज़रूर लिखना है। अगर एक सेम टाइप का क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये मत सोचना कि पिछली बार लिख दिया एग्जामिनर वहाँ से देखेगा। हर क्वेश्चन में आपको फार्मूला ज़रूर लिखना है। यहाँ पर हो सकता है कि मैं स्किप कर दूँ फार्मूला लिखना, लेकिन आपको एग्जाम में ज़रूर लिखना है। तो फ्यूचर वैल्यू आपके पास है 200, स्टार्ट किया था हमने 100 से, पावर इसकी कितनी होगी, यहाँ पर देखो 4 साल है, ये 4 साल नहीं 3 साल हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो हमने स्टार्ट किया था 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो यहाँ पर आएगा 3। तो 2 की पावर 1/3, इसकी वैल्यू है 1.26, -1 करेंगे आ जाएगा 0.26, यानी परसेंटेज में करेंगे तो 26%। ये आपका आंसर बनेगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें कहता है कि व्हाट नॉमिनल रेट कंपाउंडेड मंथली, what nominal rate compounded monthly will be equivalent to 6% compounded semi annually। ये कह रहा है कि जो आपको नॉमिनल रेट है जो मंथली काउंट हो रहा है वो किसके बराबर होगा अगर 6% कंपाउंडेड एंड सेमी एनुअली हो। तो हमने मान लिया कि भाई जो हमें रेट निकालना है नॉमिनल रेट है वो है R, तो उसका इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो 1 + R/100 रेज टू इंटू में P रेज टू पावर P -1, ये फार्मूला होता है। अब जब हम यहाँ पर जो नॉमिनल रेट निकाल रहे हैं तो हमने लिया यहाँ पर R तो हमें फाइंड करना है, कंपाउंडेड क्या हो रहा है मंथली हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 रेज टू पावर कर देना 12 -1। अब ये किसके बराबर है, ये कह रहा है कि ये इसके बराबर है अगर वो 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो। तो मतलब यहाँ पर आपको लेना है 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो ये वाला रेट इस रेट के बराबर है, तो R की वैल्यू आपको बतानी है। अब यहाँ पर देखो ये जो -1 है -1 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको
ये इसको तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो ऐसा कैसे रखना पड़ेगा आपको, 1200 रेस टू पावर 12, इधर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 0.03, इसकी पावर हो जाएगी 2। तो अब यहाँ से आपको जो वैल्यूज़ दे रखी है ना लॉग की वैल्यूज़, उनका ध्यान रखो, क्योंकि इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। तो ये बनेगा 1.03 और उसका करना है आपको स्क्वायर, तो 1.03 का स्क्वायर हो जाता है 1.0609। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें इस 12 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब 12 को यहाँ से हटाने का तरीका दो है, या तो हम इस 12 को इधर ले जाएं, इसकी पावर कर दें 1/12, लेकिन हमें वैल्यू वैसे नहीं है, वैल्यू हमें वैसे नहीं दे रखी। अगर वैसे वैल्यू दे रखी होंगी तो वैसे करना आप, इस 12 को उस साइड ले जाएंगे, इसकी पावर हो जाएगी 1/12। लेकिन अगर लॉग वैल्यूज दे रखी हैं तो दोनों साइड आप लॉग लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर जो लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है, जो पावर होती है, वो आगे शिफ्ट हो जाती है, ऐसे हो जाएगा 12 लॉग 1 प्लस में r/1200, यहाँ पर आ जाएगा लॉग 1.0609। तो इसकी जो वैल्यू आपके पास ये है 0.02567। 0.02567। अब इस 12 को आप यहाँ पर ले आओ, इसके नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा लॉग 1 प्लस r/1200 और 0.02567 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो आपके पास जो वैल्यू बननी चाहिए वो बननी चाहिए ये वाली, जो आपको इसका एंटी लॉग दिया हुआ है। ठीक है, चेक भी कर लो, 12 2 24, ये 2 आ रहा है देखो, उसके बाद फिर 12 1 12, ठीक है, यही बनेगी हमारी। तो ये आएगा 0.002139। अब मुझे पता कैसे चला, क्योंकि इस लॉग को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये एंटी लॉग में जाएगा, तो हमें एंटी लॉग इसकी वैल्यू चाहिए, और इसी की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है। तो मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो इससे डिवाइड करने के चक्कर में हम ना पड़े, सीधा वैल्यूज को यूज करें। तो ये आ गया 1 प्लस r/1200 इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.00219। तो अब यहाँ से इस 1 को पहले इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू है 1.00493। इस 1 को हम उधर ले जाके माइनस करेंगे, तो ये बन जाएगा 0.00493। इस 1200 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, तो 12 3 36, 12 ने में 108, 108 और 3 111, बचेंगे 11, 12 चौक 48, 49 और 59। ठीक है, ये 0 0 इधर आ जाएगा। अब डेसिमल कहाँ लगाओगे, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 5.916%। तो ये आपके पास नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 5.916। ठीक है, ये आप इसको अब राउंड ऑफ करके लिख सकते हो 5.92। ये क्वेश्चन आपका बॉन्ड का क्वेश्चन है, ये कंपार्टमेंट में था लेकिन डिलीटेड है, तो हम इसको अब नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया है, ये भी कंपार्टमेंट में था। कहता है कि एक म्यूजिक बैंड कंपनी हैज़ गेन मच पॉपुलैरिटी ऑल ओवर द कंट्री। एक म्यूजिक बैंड है, पूरी कंट्री में पॉपुलर वो हो चुका है। दे बाय ए बस टू ट्रेवल टू देयर डेस्टिनेशन। अब अलग अलग जगह जाना पड़ता है कंसर्ट वगैरह करने के लिए, तो उन्होंने एक बस परचेज कर ली, भैया जहाँ जाएंगे इस बस में हम चले जाएंगे। द परचेज प्राइस ऑफ द बस इज ₹88,50,000। द बस विल बी डेप्रिशिएटेड लीनियरली ओवर 10 ईयर। लीनियर नहीं बोल रहा है, मतलब लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन लगाना है, स्ट्रेट लाइन मेथड। एंड हैव ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ 25,50,000। डिटरमाइन द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन। अब रेट ऑफ डेप्रिशिएशन निकालना है तो पहले डेप्रिशिएशन तो फाइंड करना पड़ेगा। तो डेप्रिशिएशन हो गया इसका C-S/n। तो 88,50,000 की कॉस्ट थी, उसमें से स्क्रैप वैल्यू आपके पास इतनी है, और 25,50,000, और आपने कितने साल यूज़ करी, बस 10 साल आपने यूज़ करी।
तो माइनस करोगे आ जाएगा 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 2 6, 63 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी ₹6,30,000 का डेप्रीसिएशन है। हर साल इतनी वैल्यू जो हमारी कम हो रही है। अब डेप्रीसिएशन रेट निकालना है हमें। अब डेप्रीसिएशन रेट का जो फार्मूला रहता है डेप्रीसिएशन अपॉन में C माइनस एस इंटू में 100। अब कई जगह ये फार्मूला D अपॉन में खाली S दिया हुआ है और C दिया हुआ है, D अपॉन में C इंटू में 100, कई जगह ये दिया हुआ है, कई जगह ये दिया हुआ है। तो आपकी जो 12th की बुक है ML भार्गव वगैरह उसमें आपको यही वाला फार्मूला दिया हुआ है, तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप यही वाला फार्मूला यूज़ करो। ठीक है, तो आपके पास डेप्रीसिएशन है 6,30,000 का और C माइनस एस करने पर आपके पास ये बना था 6,30,000 63 लाख और इनटू में कर देते हैं हम 100। ठीक है, एक जीरो इसको काटो और ये पूरा का पूरा कैंसिल, यानी 10% के रेट से जो बस की जो वैल्यू है वो डेप्रीशिएट हो रही है। इसके बाद कहता है कि डिटरमाइन द बुक वैल्यू ऑफ द बस एट द एंड ऑफ 5 ईयर। 5 साल के बाद बुक की वैल्यू क्या होगी, वो बस की वैल्यू क्या होगी। तो बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो स्टार्टिंग में 88,50,000 की बस थी। ठीक है, उसमें से हर साल कितना डेप्रीशिएशन हो रहा है, 6,30,000 का डेप्रीशिएशन हो रहा है। तो 5 साल तक कितना डेप्रीशिएशन हुआ, 5 से 15, 5 से 30 और 1 31, तो 31,50,000 का डेप्रीशिएशन हुआ। तो इसमें से अगर आप इसको माइनस कर दो तो 8 माइनस 1 7, 8 माइनस 3 5, तो ये आ जाएगी 57 लाख। तो 5 साल के बाद जो बस है उसकी वैल्यू रह जाएगी 57 लाख। अब उसके बाद नेक्स्ट में कहता है कि व्हेन विल द बस बी वर्थ ₹44,40,000। अब बस की जो कीमत है वो इतनी कब रह जाएगी। तो यानी ये आपको बुक वैल्यू दे रखी है, आपको बस टाइम बताना है। तो जैसे हमने ये वाला सेकंड पार्ट किया है, आपको ये बुक वैल्यू जो लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन है ये आपको दिया है इसने 44,40,000। ठीक है, 44,40,000 ये किसके बराबर होगा, हमारे पास जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो इतनी थी 88,50,000, डेप्रीशिएशन हर साल कितना हो रहा है 6,30,000 का, और ये कितने साल बाद वैल्यू हुई है वो हमने मान लिया यहाँ पर n। तो आपको इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाके माइनस कर लो। तो 6,30,000 n इक्वल्स टू में 885 1 2 3 4 1 2 3 4, ये तो कॉमन ही निकाल दो। 4 जीरो देखो यहाँ भी है, 4 जीरो यहाँ भी है, 4 जीरो यहाँ भी है, तो इसको तो आप कॉमन ही निकालो, क्यों बार बार लिखे हम इसे। तो यहाँ से रह जाएगा 63n, यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 4 4, तो n की वैल्यू हो जाएगी 441 डिवाइडेड बाय 63। अब 63 से अगर आप काटोगे तो 7 3 जा 21, 7 6 जा 42 प्लस 2 44, यानी 7 पे ये पूरा कट रहा है, यानी 7 साल बाद बुक बस की जो वैल्यू है 44,40,000 रह जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, कहता है कि अनिल प्लान टू सेंड हिज डॉटर फॉर हायर स्टडीज एब्रोड आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, 10 साल के बाद उसको ये चाहता है कि भाई वो अपनी बेटी को एब्रोड भेज दे पढ़ने के लिए। ही एक्सपेक्ट द कॉस्ट ऑफ स्टडी टू बी ₹2 लाख, और उसको लगता है कि लगभग 2 लाख रुपए में मेरा काम हो जाएगा। हाउ मच ही सेट असाइड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 10 ईयर्स टू एक्यूमुलेट दिस अमाउंट। तो उसको हर साल अपनी सेविंग में से कितना पैसा सेव करना चाहिए कि वो क्वार्टरली पेमेंट करे 10 साल तक, और जो उसका इंटरेस्ट उस पर मिल रहा है 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली है। तो यानी यहाँ पर जो अमाउंट एक्यूमुलेट करना है वो उसे चाहिए 2 लाख का। ठीक है, बेटी को भेजना है तो उसको 2 लाख की अमाउंट चाहिए। अब उसको कितना यहाँ पर कितना अपनी सेविंग में से बचाना है आर, ये हमें निकालना है। टाइम कितना है उसके पास, 10 साल का टाइम है, और वो क्वार्टरली पेमेंट करता है। क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार पेमेंट करता है, हर 3-3 महीने पर। तो टोटल मिलाकर 40 इंस्टॉलमेंट बनेगी। इंटरेस्ट कितना है, 6% का इंटरेस्ट है, लेकिन ये तो पर एनम है, आपको तो क्वार्टरली चाहिए। क्वार्टरली का मतलब 6/4।
इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपके पास 0.015, ये हो जाएगा क्वार्टरली। अब आपके पास जो आर का फार्मूला है वो क्या बन जाता है, ए इंटू आई और 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। तो आपको अमाउंट एक्यूमुलेट करना है 2 लाख, आई कितना आपके पास 0.015 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.015 की पावर कितनी हो जाएगी 40 माइनस 1। तो 15 दूनी 30, उसके बाद देखो 3 डिजिट है यहाँ पर तो 3 जीरो छोड़ दो तो 2 जीरो और आ गई, 3000 हो गया ये। नीचे आ गया आपके पास 1.015 की पावर 40, इसकी वैल्यू ये है 1.8140 माइनस 1। तो इसमें से आप 1 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.8140, और इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे 3000 को 0.8140 से तो ये वैल्यू बनती है आपके पास 3685.50। 36 बोर्ड हैंग हो गया भाई, दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया है, बस आपको फाइनल आंसर अपना देना है। इसके बाद जो आंसर है आपका वो आएगा 3685.50। ठीक है, इसको नोट करना है, नोट कर लो, नहीं डिवाइड करके देख लेना, वो आपका आंसर आ जाएगा। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन पर हम चलेंगे। ठीक है, कभी कभी ये गड़बड़ कर देता है, हैंग हो जाते हैं भाई साहब। हाँ जी, ये क्वेश्चन हमारा हो गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गए हम 2023 पर। 2022 को पीछे छोड़ दिया हमने, सारे क्वेश्चन हमने उसके कर लिए। अब 2023 में जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू में है, कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ रुपीज आर पेबल एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड व्हेन द मनी इज वर्थ आई पर पीरियड इज गिवन बाय। फार्मूला आपको कौन सा है, ये देखो कि पेमेंट कब हो रही है, एट द एंड हो रही है, तो पेमेंट एट द एंड होने का मतलब है कि जो फार्मूला आपका बनेगा आर अपॉन आई, यानी आपका जो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आंसर बनेगा आपका आर अपॉन आई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा था इफेक्टिव रेट विच इज इक्वल टू नॉमिनल रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी है, कोई वैल्यू नहीं दी है, इसके ऊपर बच्चों ने काफ़ी इशू किया था कि वैल्यू यहाँ पर देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो अगर वैल्यू आपको 2 3 4 तक ना दे तो भैया निकालनी तो पड़ेगी। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो हम लगाएंगे, तो 1 प्लस आर की जगह आपके पास दिया हुआ है 10%। ठीक है, 10/100, और पी का मतलब हो गया क्वार्टरली, इसकी पावर आ जाएगी 4 माइनस 1। तो इसको आप इससे कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 1/40। तो 1/40 को हमें काटने का तो कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं। चलो, तो 1 को अगर आप 40 से डिवाइड करते हो तो आपके पास बनता है, x0 लगाएंगे, डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा, फिर 100 करेंगे तो 40 दूनी 80, फिर 40 पंजे 200, तो ये बन जाएगा 1.25 की पावर 4 माइनस 1। अब 1.25 को आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें जो वैल्यू आएगी फिर उसमें से आप -1 करेंगे। अब इसको करने का तरीका छोटा बस यही हो सकता है कि किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 आता है, किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 आता है तो आप उस 5 को छोड़ दो, अभी आप 12 को इसके जो नेक्स्ट नंबर है इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 13 दूनी 26 और 13 और 2 15, और जो ये 5 हमने छोड़ा था इसका स्क्वायर कर दो 25, तो ये तो स्क्वायर करने पर आ गया। ठीक है, अब हमें पावर 4 करनी है, यानी इसी नंबर को हमें इसी नंबर से और मल्टीप्लाई करना है, तो इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 1562 को 1563 से मल्टीप्लाई कर लेना, और जो इसका मल्टीप्लाई आएगा उसके लास्ट में फिर से आप 25 लगा देना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है हमारे पास 1.1038, 1.1038 -1 करेंगे तो 0.1038, और ये आ जाएगा आपके पास 10.38%। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर बनेगा।
उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। An asset costs rupees 4,50,000 with an estimated useful life of 5 years and a scrap value of rupees 1 lakh. Using linear depreciation method, find the annual depreciation of the asset and construct a yearly depreciation schedule. तो पहले तो आपको क्या करना है, डेप्रीशिएशन निकालना है। तो फार्मूला हमारे पास वही है C माइनस S डिवाइडेड बाय N। तो 4,50,000 में से 1 लाख माइनस करोगे तो 3,50,000 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आ जाएगा 5 7 जा 35, यानी 70,000 का डेप्रीशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन हमने निकाल लिया। अब उसके बाद कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए ईयरली डेप्रीशिएशन शेड्यूल। तो ये शेड्यूल जब हम बनाते हैं तो यहां पर आप लिखेंगे ईयर, यहां पर आप लिखो बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग, फिर लिखो आप डेप्रीशिएशन, और फिर यहां पर लिखो बुक वैल्यू एट द एंड। तो ये 4 कॉलम आपको इसमें बनाने हैं। तो फर्स्ट ईयर की जब हम बात करते हैं स्टार्टिंग में, तो कितनी हमारे पास वैल्यू थी इसकी, 4,50,000। ठीक है, डेप्रीशिएशन कितना निकाला हमने, 70,000। तो एक साल में इसकी वैल्यू 70,000 कम हो गई, तो कितनी वैल्यू रहेगी, 3,80,000। फिर अगले साल की जब स्टार्टिंग हुई, दूसरे साल की जब स्टार्टिंग हुई, तो वैल्यू स्टार्टिंग में थी 3,80,000। फिर उसमें डेप्रीशिएशन हुआ 70,000 का, तो वैल्यू कितनी रहेगी, 3,10,000। फिर उसके बाद अगले साल स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी, 3,10,000। फिर डेप्रीशिएशन हुआ आपका 70,000 का, अब कितना रह जाएगा, 2,40,000। फिर नेक्स्ट ईयर कितने साल है, 5 साल, तो 5 साल तक बनाना है, तो 2,40,000। फिर इसमें से आप 70,000 माइनस करो तो कितना रहेगा, 1,70,000। फिर 1,70,000 नेक्स्ट ईयर के लिए 70,000 माइनस करो, यहां रह गया 1 लाख। 5 साल के बाद आपको रुक जाना है। और जो हमारी स्क्रैप वैल्यू होती है, ये स्क्रैप वैल्यू ही आपके पास नीचे आनी चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो मतलब आपका शेड्यूल ठीक है, बाकी सब कुछ आपने ठीक ठाक किया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अगर ये मैच ना करे तो फिर दिक्कत है, आपने क्वेश्चन गलत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, कहता है अमृता बॉट ए कार वर्थ रुपीज 12,50,000 एंड मेक्स ए डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज 3 लाख। अमृता ने इतने की कार खरीदी, उसमें से 3 लाख उसने डाउन पेमेंट दे दी। द बैलेंस अमाउंट इज टू बी पेड इन 4 ईयर्स बाय इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। अब बाकी का जो बैलेंस था 4 साल की मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमने देना है। इंटरेस्ट रेट 15% है। फाइंड द EMI दैट अमृता हैज टू पे फॉर द कार। तो अमृता ने कितनी EMI पे करनी है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल जो लोन है, लोन अमाउंट है हमारा P है, वो कितना है, तो कार की कॉस्ट है वो तो है 12,50,000, लेकिन अमृता ने क्या किया, 3 लाख उसने दे दिए। तो यानी हमें कितना पे करना है लोन के थ्रू, 9,50,000 पे करना है। अब इसमें जो इंटरेस्ट है वो लग रहा है 15% पर एनम, लेकिन हमें तो ईयरली चाहिए भाई, तो 15 अपॉन में 12%। ये सॉल्व करने पर कितना बनेगा, ये बनेगा 0.0125। टाइम कितना है, 4 साल का टाइम है, लेकिन हमें तो मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 मंथ्स का टाइम आ गया। तो अब आप EMI का फार्मूला लगा दो। अब फार्मूला कौन सा लगाना है, पावर प्लस n वाला या माइनस n वाला, तो यहां भी देखो माइनस में ही वैल्यू है, तो यानी फार्मूला आ गया आपके पास P इंटू आई, 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n। तो 9,50,000 का लोन पे करना है, इस पे इंटरेस्ट है 0.0125 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 0.0125 की पावर माइनस 48। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 95 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा, बारिश हो रही है भयंकर, सर्दियों में बारिश, और कल और सर्दी बढ़ जाएगी। 25 5 दूनी 10 और 2 12,
5 और 1 6, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 और 2 11, तो 11875, तो आ गया 11875। डेसिमल यहाँ पर 4 डिजिट है, 1 2 3 4 जीरो छोड़ दो, मतलब यही बचेगा। 1 माइनस इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.55, 08565, 11875। इसको आप माइनस करोगे तो 10 माइनस 5, 9 माइनस 6, 9 माइनस 5, 9 माइनस 8, फिर यहाँ पर ये जीरो ही है ना, हाँ यहाँ पर 9 रह गया, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 26439, 26439.2115। ठीक है, तो ये आपकी EMI बन जाएगी। इसको राउंड ऑफ करके आप 2 डेसिमल प्लेस में लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 21। 19 में कहता है कि डिफाइन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। यहाँ पर ये डेफिनेशन है। बहुत से बच्चे कह रहे थे थ्योरी याद करें नहीं करें, तो भाई देख लो क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, तो थ्योरी भी याद करनी चाहिए। आपको डिफाइन करना है कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या होती है। ठीक है, आपकी बुक में अच्छे से लिखा हुआ है, तो उसको आप लर्न कर लेना। बाकी जो भी सिंकिंग फंड हो गया, यहाँ पर EMI हो गया, या फिर CAGR हो गया, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन सब का जो सेंस है ना, वो आपको पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज लिखोगे, आप सिंपली जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है या कोई भी वैल्यू है उसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है, आपको जो बीच में जो मार्केट की जो फ्लक्चुएशंस है उसको वो ख़त्म करके आपको एक वैल्यू देती है, जो कि आप किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस आप पता कर सकते हो। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई CAGR हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो आपको सिर्फ उसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो डिफाइन आप कर ही लेंगे होपफुली। अब मैं आगे क्वेश्चन पे चलता हूँ कि विकास ने इन्वेस्ट की 10,000 इन ए स्टॉक फॉर ए कंपनी फॉर 6 ईयर्स। 6 साल के लिए उसने करा यहाँ पर, और इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज गिवन बिलो। ये टेबल में आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है कि आपके पास 6 साल के बाद इन्वेस्टमेंट इतनी हो गई। तो अब इसमें आपको क्या करना है, CAGR आपको फाइंड करना है। तो इसमें फ्यूचर वैल्यू 14,000 है, प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है, टाइम 6 साल का लग रहा है, ये आ जाएगा 1.4, और 1.4 की पावर 1/6 की जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर है 1.058, तो 0.058 यानी 5.8%, ये हमारा आंसर आएगा। उसके बाद एक केस स्टडी है हमारे पास। इस केस स्टडी में यहाँ पर कहता है कि ये अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन की केस स्टडी है। इसके लिए भी बहुत से बच्चों को कमेंट आता है सर ये करें या ना करें। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस में ऐसा कुछ मेंशन है नहीं, लेकिन भैया लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है तो एटलीस्ट कर लेना, 1-2 क्वेश्चन इसके ज़रूर कर लेना। थोड़ी इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, बाकी तो और कुछ बात है नहीं, बस कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम करते हैं ये वाला। ये इसमें क्या कहता है, 30 लाख का लोन अमाउंट है और इंटरेस्ट रेट 7.5% है, और टाइम जो आपके पास 20 ईयर्स है। तो आई की अगर मैं बात करूं तो 7.5% पर एनम है, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास मंथली। डिवाइड करके क्या आएगा, यहाँ पर देखो ये 0.00625 है, तो यही आएगा। टाइम आपको दिया हुआ है 20 साल को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 240 आपको EMI बनानी है। अब फर्स्ट पार्ट में EMI है आपसे पूछ रहा है, तो EMI का फार्मूला अब यहाँ कौन सा लगाना है। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो पावर प्लस में है, तो कुछ क्वेश्चन आए थे जिसमें पावर माइनस में थी, कुछ क्वेश्चन आए जिसमें पावर प्लस में है, तो जैसा भी पावर होगी वैसे ही आपको फार्मूला यूज़ कर लेना है। तो इसमें होता है P इंटू में I इंटू में 1 प्लस I की पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस I की पावर n माइनस 1। तो लोन अमाउंट हमारे पास है 30 लाख का, 30 है 3 लाख, ठीक है, और I हो गया 0.00625, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 0.00625 की पावर 240 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.00625 की पावर 240 माइनस 1। इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये आ जाएगा आपके पास 3×5 = 15, 3×2 = 7 और 3×6 = 18। डेसिमल के बाद यहाँ पर 5 डिजिट हैं तो 5 जीरो छोड़ दो, बस एक ही जीरो बचती है यहाँ पर क्योंकि 6 जीरो थी ना। और इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है 4.4608 डिवाइडेड बाय 4.4608 -1। तो ऊपर 4.4608 है, उसको -1 करेंगे तो आ जाएगा 3.4608। डेसिमल तो दोनों का कट जाएगा, उसके बाद जितना हो सकता है रिड्यूस करना वैल्यूज़ को, और डिवाइड करके आपके पास वैल्यू बन रही है 2416.78। 2416.78 ये हमारे पास EMI आ गई। अब सेकंड पार्ट में पूछता है फाइंड द प्रिंसिपल पेड बाय मिस्टर अग्रवाल इन द 150th इंस्टॉलमेंट। तो इसका फार्मूला वैसे आप देखो तो काफ़ी लंबा सा फार्मूला है, लेकिन अगर आपको मैं EMI वाले फार्मूले से बताऊं कि उसको आपको कैसे निकालना है, ये जो प्रिंसिपल है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, ठीक है। सेकंड पार्ट में ये वाली EMI से हम इसको इंटू करेंगे 1 + i की पावर में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। अब क्योंकि हम ये वाले अगर प्रिंसिपल निकालते तो ये पूरा प्रिंसिपल निकलता स्टार्टिंग से, लेकिन अब ये स्टार्टिंग से नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है कि जो 150th इंस्टॉलमेंट है उसमें आपको वैल्यू बतानी है कि अब हमारा प्रिंसिपल कितना रह गया। तो इसका मतलब जो हमारी टोटल इंस्टॉलमेंट थी उसमें से 149 इंस्टॉलमेंट हम पे कर चुके हैं, तो बाकी जो इंस्टॉलमेंट बची है उसके लिए हमारा प्रिंसिपल हमें पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फार्मूले में क्या होता है n - k + 1, ठीक है, ये आता है। अब नीचे यहाँ पर p की वैल्यू निकाल रहे हो तो i इधर आ गया नीचे, i × 1 + i की पावर, यहाँ भी n - k + 1। EMI हमने निकाली ली है, कितनी है 2416.78, ये आ जाएगा 1 + i अपना वही रहेगा 0.00625। इसकी पावर देखो 240 - 150 + 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो 91 आएगा और यही आपकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। और फिर आगे -1 और है, डिवाइडेड बाय नीचे भी आपके पास ये आ जाएगा i 0.00625 इंटू 1 + 0.00625 की पावर 240 - 150 + 1। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है 1.7629, उसमें से 1 माइनस करके लिखना है तो 0.7629 रह जाएगा। यहाँ से 0.00625, इधर से वही आएगा आपके पास 1.7629। इसका डेसिमल कट जाएगा, इसके डेसिमल्स को भी हम काट के सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर वैल्यू हमारे पास ये आ रही है 1045.87, 1045.87। अब उसके बाद पूछता है कि यहाँ पर फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय मिस्टर अग्रवाल। अब मिस्टर अग्रवाल ने टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया, तो इसको निकालने के लिए, टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए जितनी EMI हमने पे करी है, हमने 240 EMI पे करी है, और हर एक EMI हमने कितने की पे करी है, कितनी निकाली थी हमने 2416.78, इतनी की EMI हमने निकाली थी और इतनी EMI पे करी थी। उसमें से जो हमने लोन लिया है, लोन हमने कितना लिया था 30 लाख का, इसको आप माइनस कर दो, ठीक है। इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये माइनस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है ₹280,027.20। ठीक है, इस क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेशन ऐसी दे रखी है कि 8-10 नंबर का क्वेश्चन हो। ठीक, आ गया था हाउ मच वाज पेड बाय मिस्टर अग्रवाल टू रीपे द एंटायर अमाउंट ऑफ लोन। मिस्टर अग्रवाल को टोटल मिलाकर कितना पैसा देना है, तो टोटल मिलाकर कितना पैसा देना है मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आया था ये ऑप्शन में है, तो इसमें आ जाएगा आपके पास ये 240
इनटू में 2416.78, क्योंकि आपने इतनी ईएमआई पे करी है और इतनी वैल्यू की पे करी है, तो आप टोटल इतना पैसा दे रहे हो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बन रहा है हमारे पास 580,027.20। तो ये आपके पास टोटल अमाउंट होगा जो आप पे कर रहे हो। उसके बाद हम आते हैं, अब ये 2023 तक के क्वेश्चन थे, उसके बाद हम चलते हैं इसके कंपार्टमेंट वाले क्वेश्चंस पर। तो कंपार्टमेंट वालों में कहता था इफेक्टिव रेट विच इज इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब ये क्वार्टरली है, इफेक्टिव रेट वाले क्वेश्चन हम काफ़ी करते आए हैं। ये एमसीक्यू में दे रखा है, तो सीधा आपको आंसर यहाँ 1 को छोड़ दो, डेसिमल को 2 प्लेस यहाँ शिफ्ट कर दो, 8.24 ये आपका आंसर है। ठीक है, एमसीक्यू में आएगा तो बस ऐसे करना है, काम खत्म। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ₹1000 की पेमेंट हो रही है, मेड एट द एंड हो रही है ऑफ ईच 6 मंथ, टाइम 6 महीने का है, और मनी इज वर्थ 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो आपके पास यहाँ पर एट द एंड हो रही है, तो परपेचुटी का फार्मूला ये वाला लगेगा। परपेचुटी है 1000 की, इंटरेस्ट 8% है, लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो रहा है, तो आधा हो जाएगा 4%। परसेंटेज का 100 ऊपर लिख दो, 4 से इसको काटा हमने, तो 25,000। ठीक है, ₹25,000 इतनी आपकी इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है द वैल्यू ऑफ ए मशीन परचेज 2 ईयर एगो डेप्रिशिएट एट द एनुअल रेट ऑफ 10% इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज दिस। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो डेप्रिसिएशन का दूसरा मेथड है, ये भी हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर ये इन्होंने कंपार्टमेंट में दे दिया। तो ऐसे कुछ 1-2 जगह गड़बड़ कर रखी है जो सिलेबस में नहीं है, वो भी आपको दे रखे हैं। तो जिस तरह के क्वेश्चन इस बार के सैम्पल पेपर में हैं या पहले आ चुके हैं, इस तरह के कम से कम अब बेसिक क्वेश्चन आप ज़रूर कर लेना, ताकि एग्जाम में आ जाए तो ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर उसको कर ना पाए। सीबीएसई अपनी तरफ से इनमें मार्क्स देती है नहीं देती है वो बात का इशू है, लेकिन आपको अगर आ जाता है एग्जाम में तो आप ये क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर अब कहता है कि भाई 2 साल पहले मशीन की आपको अब ये डेप्रिसिएशन वाला जो फार्मूला है बहुत सिंपल सा फार्मूला है। अगर आपने अमाउंट का फार्मूला आपको याद हो, अमाउंट का फार्मूला हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला हम करते हैं 1 प्लस में r/100 की पावर n। इसमें क्या होता है कि हमारा अमाउंट जो है कुछ समय बाद बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन में क्या होता है, वैल्यू घटती है। तो यहाँ पर एक ही जगह उसको यूज़ किया गया एस से। ठीक है, मैं फार्मूला आपको समझा रहा हूँ कैसे याद करना है। पी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू है, वो अभी भी यहीं पर यही है 1 माइनस, अब क्योंकि डेप्रिसिएशन हो रहा है तो प्लस की जगह माइनस कर देना है, और यहाँ पर r/100 लिखा हुआ, या आप r% लिख दो, या उसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पर i से, तो जैसे मर्जी लिख लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम यहाँ पर आ गया। तो यानी यहाँ पर कोई नया फार्मूला नहीं है, फार्मूला उससे रिलेट करके याद कर लोगे तो बड़े इजीली याद हो जाएगा। 1-2 इसके बेसिक क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, डेप्रिसिएशन के जो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लेना ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप लोग कर पाओ। अब यहाँ पर एक पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ मशीन परचेज 2 ईयर एगो, 2 साल पहले हमने मशीन खरीदी थी, डेप्रिशिएट एट द एनुअल रेट ऑफ 10%, इस रेट से वो डेप्रिशिएट हो रही है इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज दिस, जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, अभी की जो वैल्यू है वो ये है। तो पूछता है कि फाइंड द वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। तो यहां पर आपको प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 97,200, और अब आपसे 3 साल बाद की ये पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगी, और इंटरेस्ट 10% है, पर एनम ही है, तो ये 0.1 आ जाएगा। तो ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे तो 97,200 1 माइनस 0.1 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 0.9 की पावर 3। 0.9 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 0.729 आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास, तो वैल्यू आ रही है 70858 रुपीज 70858.80। तो ये 3 साल बाद इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होके इतनी रह जाएगी। अब जब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, तो सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि वैल्यू व्हेन इट वाज परचेज, जब ये खरीदी गई थी तब की वैल्यू बतानी है। यानी इस केस में जो 97,200 है ये हमारा एस हो गया है।
कि 2 साल बाद वैल्यू उसकी डेप्रिशिएट हो गई, इतनी हो गई है। जब हमने खरीदी थी तब इसकी वैल्यू कितनी थी, यानी तब की प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी, और टाइम हमें दे रखा है 2 साल, रेट वही है। तो अब यहाँ पर आप एस की जगह ये पुट कर देना, और पी आपको निकालना है 1 माइनस 0.1 की पावर 2। तो ये 0.9 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे 0.81, इसको इधर लाएंगे तो 97200 को डिवाइड कर देंगे 0.81 से, और डिवाइड करने पर ये वैल्यू हमारी बन रही है 1,20,000, यानी ये पूरा पूरा कट रहा है तो 1,20,000 की हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, 9 से कट जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक कंपनी एस्टैब्लिशेस सिंकिंग फंड टू प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ ₹1 लाख डेप्ट मैच्योरिंग इन 4 ईयर, 4 साल में मैच्योर हो रहा है, इतना पैसा चुकाना है। कंट्रीब्यूशन टू द फंड आर टू बी मेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एनुअल डिपॉजिट इफ द इंटरेस्ट रेट इज 18%। मतलब चेंजेस हमें कुछ नहीं करने, पर एनम के हिसाब से दे रखा है, आपको आर निकालना है। आर का फार्मूला हो जाएगा ए इंटू आई, 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। तो ए आपको कितना है दे रखा है, 1 लाख का आपको कर्जा चुकाना है, इंटरेस्ट रेट 18% है यानी 0.18 हो जाएगा, 1 प्लस 0.18 की पावर कितनी है, 4 साल का टाइम है, -1। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 18,000 हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू है, आपको वैल्यू यहाँ पर दी होनी चाहिए भाई, 1.18 की वैल्यू, हो सकता है यहाँ पर ना लिखी हो मैंने, वैल्यू जरूर दी होगी इसकी। तो इसकी वैल्यू वैसे बनती है हमारे पास 1.9388, 1.9388 -1, तो यह आ जाएगा 0.9388, और इसको डिवाइड करके आपके पास जो वैल्यू आ रही है 19173 रुपीज़, 19173.41। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहता है कि ए फर्म बॉट ए मशीनरी फॉर 7,40,000 ऑन 1 अप्रैल 2018 एंड 60,000 इज स्पेंट ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। इतने की मशीन खरीदी, इतना पैसा उसकी इंस्टॉलमेंट पे लगा दिया। इट्स यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी ऑफ 5 ईयर्स। अब इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है वो 5 साल है। इट्स एस्टिमेटेड रिलायबल और स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ पीरियड वाज एस्टिमेटेड टू ₹40,000। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अब यहाँ पर जो ओरिजिनल कॉस्ट हमें पड़ेगी, हमने मशीन तो इतने की खरीद ली, लेकिन उसको जो इंस्टॉल करने का खर्चा है भाई वो भी तो हमें ही पे करना है। तो 60,000 और हमने पे करा, यानी टोटल जो मशीन आपको पड़ी वो 8 लाख की पड़ रही है। अब इसमें स्क्रैप वैल्यू आपको मिल गई है 40,000, यूजफुल लाइफ है 5 साल, तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे 8 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 8 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो 7,60,000 हो गया, डिवाइडेड बाय 5। 5 से इसको काटेंगे, 15 पंजे 75, 5 दूनी 10, तो 1,50,000 इसका आ जाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और फाइंड करना है। तो डेप्रिसिएशन हुआ हमारा 1,52,000, किस वैल्यू पर हुआ, C माइनस एस, यानी 8 लाख में से एस कितना था 40,000, इनटू में कर देंगे 100, तो 1,52,000 को डिवाइड करेंगे, इसमें से इसको माइनस करके हमारे पास ये आया था 7,60,000 इनटू में 100, तो 3 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल, इसको काटेंगे तो देखो 2 पे पूरा पूरा कट रहा है। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा इसका 20%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहता है पर्सन टेक्स ए हाउसिंग लोन वर्थ ₹10 लाख एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड मंथली। ही डिसाइडेड टू रीपे द लोन बाय इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट इन 15 ईयर्स। कैलकुलेट द EMI। तो EMI आपको कैलकुलेट करनी है। तो EMI कैलकुलेट करनी है। अब इसमें हमें यहाँ पर इसने रेट दे दिया 6% पर एनम। ठीक है, रेट पर एनम का 6% है, कंपाउंडेड मंथली हो रहा है, लेकिन जो पहला पार्ट है वो आपका फ्लैट रेट मेथड का है।
तो फ्लैट रेट मेथड के अंदर आपको इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना, वो ईयरली हमें ऐसा कैसे लेना है। तो पहले इंटरेस्ट हम निकालते हैं। इंटरेस्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल है हमारे पास 10 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, और टाइम कितना है, 15 साल का टाइम है, डिवाइडेड बाय 100। तो 15 से 90 और 9 लाख का हमारे पास ये इंटरेस्ट बना। तो ईएमआई जब हम निकालेंगे तो ईएमआई में हम क्या करेंगे भाई, जो हमने प्रिंसिपल लिया था वो प्लस जो इंटरेस्ट हमने निकाला डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ मंथ्स। तो 15 साल है, 15 साल को 12 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 10 लाख ये 9 लाख यानी 19 लाख का टोटल आपको अमाउंट पे करना है। कितने, 180 मंथ्स में। ये कैंसिल हो जाएगा, 18 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन रहा हमारे पास 10,555.56। ठीक है, ये तो हो गया फ्लैट रेट से। फिर सेकंड में कह रहा है कि रिड्यूसिंग बैलेंस से निकालना है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस में आई को और हमें एन को चेंज करना पड़ता है। आई 6% है, उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.005, और एन 15 साल है, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 180। अब इसमें ईएमआई का फार्मूला आप लगाएंगे कौन सा, जिसमें आपको पावर नेगेटिव वाला है, यानी P इंटू आई, 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन। तो 10 लाख का लोन ये हो गया। इंटरेस्ट रेट 0.005 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 0.005 की पावर माइनस 180। 5 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 के बाद 3 जीरो छोड़ दो, 5000, नीचे 1 माइनस इसकी वैल्यू आपके पास ये है 0.40748224। तो 5000 को इसमें से पहले माइनस करो, 10 में से 4 6, 9 में से 2, 9 में से 8, 9 में से 4, 9 में से 7, 9, 9 में से 4। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके हमारे पास आ रही है वैल्यू 8438.57, 8438.57। देखो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ईएमआई हमारी कम आएगी, फ्लैट रेट में हमारी ईएमआई ज़्यादा आएगी, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट हमें ज़्यादा पे करना होता है। तो कुल मिलाकर ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके 2022, 2023 और फाइनल एग्जाम और कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आए थे। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनका लेवल भी समझ में आ गया होगा। इसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करो। कुछ जो आउट ऑफ द सिलेबस 1-2 क्वेश्चन थे, उस तरह के क्वेश्चन भी एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चन आप कर लें, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन करने में यहाँ पर सक्षम हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।